एक कंपनी लॉ का बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है। संचालकों की स्थिति, नियुक्ति एवं पद मुक्ति, डायरेक्टर, देयर पोजीशन, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल। संचालकों की कंपनी के अंदर क्या स्थिति है, संचालकों की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है और इनकी पद मुक्ति की क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। देखिए, कंपनी एक कृत्रिम, अदृश्य एवं अमूर्त संस्था है। ये स्वयं कुछ भी कार्य करने की स्थिति में नहीं होती है, तो कंपनी को अपना कार्य निष्पादित करने के लिए किन्हीं दूसरे व्यक्तियों का सहारा लेना पड़ता है। तो जिन व्यक्तियों के द्वारा कंपनी अपने कारोबार को निष्पादित करती है, जिन व्यक्तियों के माध्यम से कंपनी का निर्देशन, पर्यवेक्षण और नियंत्रण करती है, उन व्यक्तियों को संचालक के नाम से जाना जाता है। यानी सरल शब्दों में अपन ये कहें तो संचालक वो व्यक्ति है जो कंपनी के संपूर्ण कार्यों के निष्पादन के लिए उत्तरदायी होता है और वो अपनी टीम का एक सदस्य होता है, जिसको मिला करके अपन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, संचालक मंडल के नाम से जानते हैं। परिभाषा के दृष्टिकोण से देखें तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 34 के अंदर लिखा है कि संचालक से तात्पर्य कंपनी के संचालक मंडल में नियुक्त किए गए संचालक से हैं। जो गवर्निंग बॉडी है, जिसको आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हो, उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर, उस संचालक मंडल के अंदर नियुक्त व्यक्ति को ही संचालक कहा जाता है। वेबस्टर शब्दकोश के अंदर परिभाषा दी हुई है, संचालक उन व्यक्तियों के समूह में से, वही समूह कौन सा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। संचालक उन व्यक्तियों के समूह में से एक व्यक्ति है जिन्हें कंपनी के संपूर्ण निर्देशन का कार्य सौंपा जाता है। संपूर्ण निर्देशन। तो निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि संचालक से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से हैं जिसे किसी कंपनी के संचालक मंडल में नियुक्त किया गया है तथा जो कंपनी के कार्यों का निर्देशन, नियमन तथा नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी उस कंपनी का चाहे डायरेक्शन का मामला हो, चाहे रेगुलेशन का मामला हो और चाहे कंट्रोल का मामला हो, वो सारा कृत्य जो है वो उस समूह के द्वारा किया जाता है और उस समूह के अंदर जो व्यक्ति है उसको अपन कहते हैं संचालक। तो उक्त विवेचन के आधार पर यदि अपन पोस्टमार्टम करें तो निम्नलिखित बातें ध्यान में आएगी। संचालक एक एकाकी एवं प्राकृतिक व्यक्ति हैं जिसे संचालक मंडल में नियुक्त किया जाता है। इसका मतलब ये है कि संचालक कोई भी कृत्रिम व्यक्ति या फर्म नहीं हो सकता। संचालक जो है वो प्राकृतिक व्यक्ति होगा, एकाकी व्यक्ति होगा। दूसरा, धारा 2 सब सेक्शन 59 के अंदर संचालक को कंपनी का अधिकारी, ऑफिसर माना गया है। तीसरा, संचालकों की न्यूनतम संख्या, अगर 1% कंपनी है तो एक, निजी कंपनी 1% कंपनी को छोड़ करके कम से कम 2 और सार्वजनिक कंपनी के अंदर कम से कम 3 संचालक होना अनिवार्य है। जहां तक अधिकतम संचालकों की नियुक्ति का सवाल है तो 15 अधिकतम संचालक हो सकते हैं। इन केस ऑफ नीड स्पेशल रिजोल्यूशन, विशेष प्रस्ताव पारित करके
इस संख्या को बढ़ाया भी जा सकता है। सेक्शन 149 सब सेक्शन 1। पांचवा पॉइंट है, कंपनी के सभी संचालकों को सामूहिक रूप से, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संचालक मंडल कहा जाता है। संचालक कंपनी के प्रबंध नियमन एवं नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होते हैं। और सातवां पॉइंट है, किसी निगमित संस्था या फर्म को संचालक का दर्जा नहीं दिया जा सकता। इसमें कृत्रिम प्राकृतिक व्यक्ति ही संचालक हो सकता है। जहाँ तक संचालकों की स्थिति का सवाल है, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क टू डिसाइड द पोजीशन ऑफ द कंपनी, क्योंकि संचालकों की भिन्न भिन्न भूमिकाएं जो है वो देखने के अंदर आती है। और उन भूमिकाओं को अगर अपन विहंगम दृष्टि से और एक एक पार्ट के रूप में देखें तो अपन किसी निष्कर्ष के ऊपर पहुंचना जो है वो अपने लिए संभव नहीं है। तो भिन्न भिन्न विचारकों ने किस किस रूप में संचालकों की पोजीशन को डिफाइन किया है, इसका अपन 1 बाय 1 खुलासा करेंगे। सबसे प्रचलित जो अवधारणा है, विच इज मोस्ट पॉपुलर, वो है संचालक एजेंट के रूप में, यानी डायरेक्टर एज ए एजेंट। देखिए, एजेंट वो व्यक्ति होता है जो किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से अन्य पक्षकारों के साथ में अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करता है, वो एजेंट है। एजेंट का मुख्य काम यह है कि वो नियोक्ता की ओर से अन्य पक्षकारों के साथ में अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंपनी एक कृत्रिम, अदृश्य और अमूर्त संस्था होने के नाते स्वयं कोई भी कार्य करने की स्थिति में नहीं होती है, तो वो किसी अन्य व्यक्तियों के माध्यम से कार्य करवाती है, और वो अन्य व्यक्ति है संचालक। तो लार्जर पार्ट के रूप में अगर अपन देखें तो ये जो अवधारणा है एजेंट के रूप में, ये सर्वाधिक स्वीकार्य स्थिति है जिसमें संचालक को जो है वो एजेंट के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। लॉर्ड केन्स ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कंपनी का कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है, इसलिए उसे अपने सभी कार्य केवल संचालकों के माध्यम से ही करने पड़ते हैं। अतः संचालकों तथा कंपनी के बीच में परस्पर संबंध नियोक्ता एवं एजेंट के ही होते हैं। इस बात की जो व्याख्या है अपन इस तरीके से भी कर सकते हैं कि एजेंट अपने एजेंसी के अंदर, जो अपने बीकॉम पार्ट फर्स्ट के अंदर अपने मर्केंटाइल लॉ के अंदर एजेंसी के अंदर देखा था कि अगर संचालक कंपनी के अधिकार सीमा के भीतर रहते हुए अगर कोई भी कार्य करेंगे तो संचालकों का एजेंट की तरह कोई व्यक्तिगत दायित्व नहीं होगा, कंपनी ही अन्य पक्षकारों के प्रति उत्तरदायी होगी। तो इस बात को रेखांकित करता है कि संचालक या एजेंट की भूमिका में है। दूसरा, संचालकों को दी गई सूचना जो है कंपनी को दी गई सूचना मानी जाती है। जैसा कि अपने एजेंसी के अंदर देखते हैं कि एजेंट को अगर कोई सूचना दी जाती है तो वो नियोक्ता को ही दी हुई सूचना मानी जाएगी। यदि कंपनी ने अंतर नियम के बाहर कार्य किया, सीमा नियम के अंदर भीतर कार्य किया है, तो ऐसी स्थिति में यदि कंपनी चाहे तो नियोक्ता की तरह संचालकों के कार्यों का पुष्टिकरण भी कर सकती है, जो कि एजेंसी के अंदर हम लोगों ने देखा है। इसी तरह से कंपनी संचालकों के कार्यों से स्वयंबद्ध होती है, यानी संचालक जो भी काम करेंगे उनके लिए कंपनी उत्तरदायी होगी। सामान्यतया संचालकों के द्वारा किए गए कार्यों के लिए संचालकों को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। तो इन बातों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संचालक कंपनी के एजेंट हैं। लेकिन अगर विस्तार से अगर अपन देखें तो एजेंट की जो भूमिका और संचालकों की भूमिका के अंदर अपन तुलना करें तो इन माय ओपिनियन डायरेक्टर्स आर मोर देन एजेंट्स, एजेंट से कुछ अधिक है। और इवन सेक्शन 2 सब सेक्शन 59 के अंदर जो है इनको अधिकारी के रूप में डिफाइन किया है। तो ये निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि ये एक एकांगी व्याख्या है, अपने आप में पूर्ण नहीं है।
दूसरी जो संकल्पना की गई है वो है संचालक प्रन्यासी के रूप में, डायरेक्टर एज ए ट्रस्टीज। प्रन्यासी, न्यासी, ट्रस्टी वो व्यक्ति होते हैं जिनके भरोसे कार्य सौंपा जाता है। तो कंपनी के मामले के अंदर एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था है जिसमें असंख्य अंशधारी मिलकर के, असंख्य सदस्य मिलकर के और चुनिंदा व्यक्तियों के अंदर जो है वो विश्वास व्यक्त करते हैं और इनको इस आधार पर दायित्व सौंपा जाता है कि ये कंपनी की संपत्ति और धन को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे, इनके हितों की रक्षा करेंगे। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो संचालकों को कंपनी का प्रन्यासी कहना ज़्यादा हितकर होगा, क्योंकि यदि संचालक अपने आचरण के द्वारा, अपने कर्तव्यों के द्वारा कंपनी के संपत्ति का या धन का दुरुपयोग करते हैं तो ऐसी स्थिति में संचालकों को व्यक्तिगत रूप से कंपनी की क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। लेकिन फिर वही बात है, प्रन्यासी की स्थिति संवाद डिफरेंट होती है। प्रन्यासी यदा कदा मालिक के रूप में भी जो है वो कार्य करते हैं, जबकि संचालकों को कभी भी मालिक का जो है हक प्रदान नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से प्रन्यासियों को जो है वो कंपनी की संपत्ति का जो है वो मालिक भी ठहराया जा सकता है। संचालक कभी भी कंपनी की संपत्ति के मालिक नहीं हो सकते। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि केवल संचालकों को प्रन्यासी कहना ये न्याय संगत नहीं है।